जय हिंद, जय भारत। कर से कहो हम भारतीय हैं। वी आर इंडियन ओनली। वी आर इंडियन इंडियन इंडियन। महाकाली अनाज शक्ति हम नौकरों सेवक हैं, तो उनका ये मंत्र हर काली से कृष्ण काली से राम काली हर हरे जो मंत्र है, जो मैं कहाँ से कहाँ ले गया और कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, वो कहाँ तक ले जाएगा, जहाँ तक हमारी मैया हमें ले जाएंगे, क्योंकि उनके नौकर हैं। जहाँ जहाँ जाएंगे उनके साथ नहीं है। तो आज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, जो पेंशनर्स हैं, और जिनके बारे में हमने बताया था कि जल, थल और नभ, ये तीन जो सेनाएं होती हैं, फौजी जो देश के, ये कभी रिटायर नहीं होते हैं। बाकी बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। और मीडिया कर्मी तो कभी रिटायर होते नहीं। पत्रकार कभी रिटायर नहीं होता है, क्योंकि पत्रकार जो होता है उसकी कलम में क्या ताकत होती है। पत्रकार की कलम जो है उसकी पावर जानते हैं आप। पत्रकार की कलम की जो पावर होती है वो 1000 तोप होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा होती है। उससे भी ज़्यादा होती है उसकी पावर। और दूसरी पावर किसकी होती है तो सबको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी पावर होती है आपके मत की, जो आप वोट देते हैं। उसकी पावर, उस पत्रकार की पावर उस कलम से भी तेज होती है, 1000 गुना। तोप जो होते हैं, लाखों गुना तोप से भी ज़्यादा पावर होती है आपके वोट की, क्योंकि आपके उसी एक वोट से ही तो सरकार बनती है। आप स्वयं में अपनी सरकार का चुनाव करते हैं, तो फिर वोट देना आपका अधिकार है। ये आपको अधिकार दिया है संविधान ने, और आपके मौलिक अधिकार हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार है आपका, आपके राइट्स हैं। आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। ये ठीक है कि गवर्नमेंट सर्विस में आप जॉब में हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो आप नहीं इतना क्लियर बोल सकते हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद में आप स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए, किसी भी फील्ड में जाने के लिए। फील्ड में तो आपको जाना ही पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद में घर में पड़ा रहना ये कोई बात नहीं। अक्सर देखा जाता है कि रिटायरमेंट होने के बाद जो आदमी घर में पड़े रहते हैं वो बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, और ऐसा भी सुनने में आया है कि ज़्यादा दिन चलती भी नहीं। अब लोगों ने मुझसे पूछा कि बाबा जी आप कह देते हैं, लेकिन अपने बारे में बताइए, आप तो बहुत बीमार पड़ते हैं, बहुत अस्पताल जाते हैं। इसके पीछे का कुछ रहस्य तो आप सब जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं क्यों जाते हैं। भाई, किसी इंसान को बार बार अस्पताल जाना, बार बार आईसीयू में जाना, बार बार वीवो चढ़वाना, सेंट्रल लाइन डलवाना गले में, बर्दाश्त करना, ये सब क्यों जाते हैं? उसके पीछे कोई मकसद है क्या? मकसद को समझो हमारी टीम वालों, उससे सारे को समझो। उसको यूँ समझो कि भाई अगर किसी आँख की रोशनी गई तो क्यों गई? क्या कोई एंटीबायोटिक बिना एलर्जी टेस्ट करके आपको लगा? ये कैसे पता चलेगा? किसी दवाई का रिएक्शन आप पे हुआ, उसकी एलर्जी टेस्ट नहीं हुआ, और आप आईसीयू में गए, और आपके शरीर में कितने इंजेक्शन घुसे, कितनी एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में गई, इसका पता तो लगेगा। तब आप तो वहाँ जाएंगे, एडमिट होंगे। और एडमिट होने के पीछे बहुत से कारण भी होते हैं जो भैया हम उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ज़रूर एक बात कहेंगे आपसे, अक्सर लोग कहते रहते हैं, वो भी कहते हैं, अब कुछ ज़्यादा ही कहने लगे हैं जब से हमारी होल्डिंग्स लगी हैं बनारस में और आसपास के ज़िलों में, कुछ बिहार में भी लगी हैं, और लगाने वाले ये सब आप ही लोग हैं। कार्ड भी आप लोगों ने छपवा दिए कि मिस्टर रोज़ा हैं, पॉडकास्टर हैं, और उसमें ये भी लिखा है कि हम फला फला चीज़ को ठीक करते हैं, ये विद्या है।
ये विद्या बहुत पहले से थी, वो है, और जो भी विद्या है वो सब माता ही देती हैं। विद्या तो आपके पास है। हमारा यूट्यूब चैनल क्या है, यही लेकर चल रहा है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, ये तीन चीज़ें हैं। अभी दूसरे एपिसोड में भी मैं कुछ गाइडलाइन आपको बताऊंगा, तो कोशिश करना है। पहले आप लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब देना भी ज़रूरी है। तो आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि ज़िंदगी के आप कुछ ऐसे पलों को बताइए जो आपके जीवन में बहुत बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखिए, हमारे जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हमने जो क्या कमाया, रिलेशन, मीडिया का सबसे बड़ा काम है पब्लिक रिलेशन, वही उसके काम आते हैं। पब्लिक रिलेशन बहुत बड़ी चीज़ है मीडिया के लिए। और कारण, हम दूरदर्शन में आया 1975 में, तो उस समय नारायण देव तिवारी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, तो उनका भी हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, कई बार हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ थे, नंबर 1। फिर जितने भी चीफ मिनिस्टर्स आए उनके साथ काम किया, सब आए। वीर बहादुर सिंह जब सिंचाई मंत्री थे तो हमने ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में हमने शारदा सहायक परियोजना प्रोजेक्ट पे इरिगेशन डिपार्टमेंट फिल्म बनाई, जिसमें हमें उत्तर प्रदेश फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और केवल कुछ ऐसा रहा इत्तेफाक, जब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए, सन 75 से 2001 तक जहाँ रहे, 2001 में ट्रांसफ़र होकर गए। पहले मथुरा दूरदर्शन गए, फिर ऑल इंडिया रेडियो गए, फिर आगरा भी गए, फिर आया करते करते फिर दूरदर्शन आए, फिर जर्नी रही। तो केवल समाजवादी पार्टी के जो लीडर्स थे उनका हम इंटरव्यू नहीं कर पाए। एनीवे, वो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर थे, सम्मानित हैं, वो मौका हमें नहीं मिला, लेकिन न्यूज़ में अपना जगह हम देख ही रहते थे। और वैसे भी हमने बहुत कुछ देखा है। 92 में जब क्या हुआ था आप सब जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो सभी के इंटरव्यूज हमने रिकॉर्ड किए। अब जब वीर बहादुर सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने तो भी उनके हमने रिकॉर्ड किए। जितने भी चीफ सेक्रेटरीज आए 1975 से लेकर के रिटायरमेंट के दौर से, जितने भी चीफ सेक्रेटरीज आए सबके हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किए। डायरेक्टर्स जितने आए, जितने कमिश्नर थे, सबके प्रोग्राम ने किए। और उसमें जो अनुभव रहे, जैसे कि फर्स्ट उत्तर प्रदेश के जो एग्रीकल्चर डायरेक्टर थे डॉक्टर हरिहर प्रसाद सिंह जी, उनका पहला इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया था 1975 में। 23 नवंबर 1975 में रिकॉर्डिंग की थी, फर्स्ट रिकॉर्डिंग। और उसी दिन दूरदर्शन लखनऊ का मुहूर्त भी था। वैसे 27 नवंबर सन 75 को ये इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन स्थापना तो 23 नवंबर में ही हो गई थी। 27 नवंबर को उद्घाटन समारोह, पहली रिकॉर्डिंग। उसके बाद डॉक्टर किशन सिंह जो गन्ना संस्थान के डायरेक्टर थे और हॉर्टिकल्चर के जो डायरेक्टर थे, वो इसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स और मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, सभी के इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किए। राजनाथ सिंह से कुछ ज़्यादा ही लगाव रहा हमारा, क्योंकि जब वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे तो हमारे कार्यक्रम में आए, चौपाल में 2 दिन बार आए, तो उनसे जो हम बात करते थे कि किस स्टाइल में हम रिकॉर्ड करेंगे, कुछ लुक देंगे गाँव का, और फिर वो मज़ा कुछ और ही था। राजनाथ सिंह के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आज वो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं,
लेकिन एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब एजेंसी लगी थी, तो उनके साथ क्या हुआ था ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप तो जानते ही हैं। राजनाथ सिंह आज रक्षा मंत्री हैं, जब उनकी रक्षा नहीं कर पाए लोग। वाह। हाँ, एक बात तो आप जानते हैं, आप लोगों ने पूछा तो बताना ही पड़ेगा। मेरे प्रथम गुरु मेरे पिताजी तो फौज में थे, बाद में पीएसी, एक्स कंपनी कमांडर पीएसी मिस्टर सरदारी लाल त्रेहन। सेकंड गुरु श्री कृपाल जी महाराज, मथुरा वृंदावन में आप जाते हैं जब प्रेम मंदिर में दर्शन होते हैं उनके, उन्हीं का बनाया मंदिर है सेकंड। और थर्ड और अंतिम गुरु भी मैं आपको मालूम है फिर भी बता देता हूँ। मेरे तीसरे और अंतिम गुरु हैं इस देश के महामानव आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री। वो मेरे अंतिम गुरु हैं, उसके बाद कोई गुरु नहीं होगा। और एक बात और सुन लीजिए, जो हम बिल्कुल टंके की चोट पे गए हैं, जो हमारी महाकाली बताती हैं हम वही करते हैं कि गुरु जो होते हैं कभी मरते नहीं हैं। याद रखो, गुरु कभी मरते नहीं हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी के साथ फोरकास्टर ही, भविष्यवाणी जो करते हैं वो सत्य ही होती है, क्योंकि भविष्यवाणी हम करते ही नहीं। भविष्यवाणी तो करने वाली हमारी मैया हैं। और आप सब तो जानते हैं जब भविष्यवाणी करते हैं तो उसकी होल्डिंग्स लग जाती हैं, और उस होल्डिंग में नीचे ये भी लिख दिया जाता है कि अगर ये भविष्यवाणी गलत हुई तो अपार जन समूह के सामने हम त्रिवेणी में जल समाधि ले लेंगे, ये भी लिखा जाता है। वो वक्त आएगा तो वो भी करेंगे, और वक्त तो आना ही है। करीब है ना 27, करीब है ना 29, ज़्यादा दूर थोड़ी है क्यों। तो उनसे साथ अनुभव रहा। 1979 में एक केवल सीनियरिटी की जैसी बात थी, हम और हमारी पत्नी दोनों गए। उस समय हमारे सूचना प्रधानमंत्री श्री अन्य श्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब थे, उनके चरण स्पर्श करने का मौका मिला। उनसे मिले, उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट हमको दिया और शास्त्री भवन भेजा कि जाओ वहाँ उनसे मिलो जा करके। हम गए शास्त्री भवन। तो जब वहाँ पहुँचे तो जो वहाँ के सेक्रेटरी थे तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया, और हमने भी उनको नमस्कार किया। पब्लिक रिलेशन, तो वो जो सर थे वो उत्तर प्रदेश में एजुकेशन सेक्रेटरी रह चुके थे। देखिए, IAS स्टूडेंट एक खाली डीएम नहीं होते हैं, करते करते कहाँ मिल जाते हैं सेक्रेटरी, ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन, विदेश सचिव, क्या क्या। तो उनसे मुलाकात हुई, काम तो होना ही था, कोई सिफारिश नहीं थी, न्याय था केवल। और वो न्याय पर दोबारा मैं अटल जी ने दिलाया। और तीसरा न्याय तो अब मैं, न्याय की क्या जरूरत है, हमारे गुरु बैठे हुए हैं, तो न्याय नहीं। बस मैं एक बात आपसे जरूर कहूँगा, अपनी टीम से खास तौर से, यूट्यूब के, जय की बात याद रखना, कभी किसी से डरना मत। डराने वाले भी तुम्हारे अपने ही होंगे, आसपास ही होंगे। बस नज़र रखो जो तुमने अभी तक रखी थी, टारगेट आने पे वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी। जिंदगी के हर फील्ड में जाना है तुम्हें, तो जहाँ भी रहो कभी कभी लल्लू बन जाओ। पता करना है किसी चीज़ को, तुम्हें जानकारी है, मोबाइल की पूरी जानकारी, ये ख़राब है, फलाना धमाका है, ठीक भी करना जानते हो, लेकिन अनभिज्ञ बनो। चाहो उसके पास, अरे भाई ये क्या चल नहीं रहा है मोबाइल, देखो क्या हो गया, तो पहले तो मना करेगा फिर बताएगा। तो मोबाइल ठीक करना ही तुम्हारा उद्देश्य नहीं है, तो कर ही रहा है ठीक, उसको करने दो। तुम्हारी निगाह चारों तरफ पैन होनी चाहिए कि यहाँ क्या है आखिर, इसकी चारों तरफ क्या है, कौन सा माया जाल चारों तरफ फैला हुआ है,
कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है, कौन आता है, कौन जाता है, किसका कोई रिकॉर्ड भी है कहीं? हर चीज़ का पता करो। और सबसे बड़ी जो चीज़ आज के समय में उसको समझो, वो है ब्रोकर्स। हर फील्ड में ब्रोकर्स हैं। इसका अनुभव प्राप्त करने के लिए बहुत से हमारे पेंशन साथी जानते हैं, जो टीम से जुड़े हुए हैं, वो उस चीज़ को समझते हैं कि क्या कर रहा है। जैसे कि रिटायरमेंट के बाद ठीक है, आपका किसी अपार्टमेंट के लिए आपने दिया हुआ है, वो टाइम पर नहीं मिला आपको, आपने किराए का मकान लिया, तो किराए का मकान आपको ब्रोकर की तरफ मिलेगा। तो वो मकान मालिक से भी मिलेगा और आपसे भी लेगा। वो अच्छी कमाई होती है। हालांकि अब तो सिस्टम सब बदल गया है, डिजिटल युग आ गया है, लेकिन ये ब्रोकरशिप प्रथा खत्म नहीं हुई है, बड़े पैमाने पर चल रही है। एक मकान जो 10,000 बिक सकता है, वो 15,000 20,000 में क्यों उठ जाता है? एक मकान फैमिली को चाहिए, वो क्यों नहीं जाता है? एक मकान पूरा का पूरा इलाका हॉस्टल बन जाता है, क्यों जाता है? ये सब कौन देखेगा? गुड टीम, इससे नाइस फर्क। यह है मीडिया, इसको समझो और आगे बढ़ो। हालांकि जब व्हाट्सएप से बहुत लोग हट गए, और उसका कारण मैं क्षमा चाहता हूँ, फिर भी कुछ लोग जुड़े हैं जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। हो सकता है कोई किसी फील्ड में जाना चाहता है, उसको फ़ायदा मिल जाए। तो ये सिलसिला चल रहा है, और डरो मत, कोई तुम्हें डरा नहीं सकता है। जो तुम्हें डराने की कोशिश करता है, उसकी एक्टिविटीज़ देखो, उसकी कुंडली निकाल लो। अरे कुंडली जागरण करके तुम शक्ति प्राप्त कर सकते हो, तो कुंडली निकालने में देर लगती है क्या? बोलो, ये मीडिया समझो। तीसरी आंख का प्रयोग करो। आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको कैमरामैन बनना है। भाई ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत पढ़ाई के लिए आप पैसा नहीं है आपके पास, लेकिन आपको भगवान ने जो शरीर दिया है, आपको नेत्र दिए हैं, आपको मस्तिष्क दिया है, ब्रेन दिया है, ये जो कंप्यूटर है, इसका प्रयोग करो। और निकलो मैदान में। कलाकार जहाँ तक बनने की बात है, बहुत से कलाकार हमारे प्रोजेक्ट में आए, लेकिन हम जैसे हमने फिल्म बनाई तो हमको एक शाहरुख खान का शक्ल का लड़का मिल गया, एक नाना पाटेकर की शक्ल का लड़का मिल गया। एक्टिंग के लिए बुलाया तो वो अपनी स्टाइल में बोले, शाहरुख खान की स्टाइल में और नाना पाटेकर स्टाइल में आ गए। कॉमर्शियल फिल्म का रूप देना था तो वो आए। फिर भी मैंने उनसे कहा मुझे शाहरुख खान नहीं चाहिए और मुझे नाना पाटेकर भी नहीं चाहिए। भाई देखो, शाहरुख खान की अपनी स्टाइल है, नाना पाटेकर की अपनी स्टाइल है। अगर तुम उनकी कॉपी करोगे, चाहे शाहरुख खान की कॉपी करोगे, चाहे नाना पाटेकर की कॉपी करोगे, तो फ्यूचर में अगर तुम आगे बढ़े भी तो तुम डुप्लीकेट रोल मिलेगा, छोटा छोटा रोल मिलेगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तुम्हारा चेहरा उससे मिलता है जुलता है, तो तुम अपनी एक अलग सी स्टाइल बनाओ। डायलॉग बोलने का तरीका, एंट्री का तरीका, मोमेंट, इसको समझो और उससे डिस्कस करो कैमरामैन से या अपने डायरेक्टर से, समझो तो चाहते क्या हैं। कैमरामैन को बता रखा है उन्होंने कि ये मोमेंट यहाँ से यहाँ लेंगे और यहाँ के इनको ये डायलॉग बोलना है, तो उसको समझो, कॉपी मत करो। कॉपी करने से तुम एक जूनियर आर्टिस्ट आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो नहीं है, कॉपी का जो सिस्टम होता है उसके लिए आप, अब वो दुनिया में नहीं है लेकिन वो जिंदा है। कौन? राजू श्रीवास्तव, एक ऐसा कॉमेडियन। राजू श्रीवास्तव 1975 में कानपुर के रहने वाले, वो सुंदर बाग की गलियों में एक बार
ऑर्केस्ट्रा पार्टी में आए थे। तो हम गए थे उनके पास 76 में। तो हमने रिकॉर्डिंग की थी। तो हमने कहा था सर आप समझ रहे हो कल स्टूडियो में आ जाइए, तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ पेमेंट मिल जाएगी आपको। पर नहीं, मुझे रात ही में जाना है, एक जगह मुझे इसलिए जाना है कि मुझे रात में फिर एक जगह पर और ऑर्केस्ट्रा पार्टी है, तो उसमें मुझे एंकरिंग करनी है। तो चले गए। फिर मैं बैठ करके वहाँ उनकी एंकरिंग सुनता रहा, उनका परफॉर्मेंस देखता रहा। और फिर वो ऐसा छाए कि इंडस्ट्री में जाके मुंबई में उन्होंने ऐसा झंडा गाड़ा, हज़ार सबको पूछे नहीं। हमारी श्रीमती जी का तो कहना है कि राजू श्रीवास्तव से मैंने कभी नहीं देखा नहीं, तो आज भी उनकी तारीफ करती हैं। हालांकि वो दुनिया में नहीं है, लेकिन कलाकार भी कभी मरता नहीं है। हम लोग आए दिन उनको देख लेते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, कभी फिल्म आती है फिर उसमें देख लेते हैं। तो कलाकार जो था कभी मरता नहीं है, उसकी कला हमेशा जिंदा रहती है। हम बोल रहे हैं, अब डर की जहाँ तक बात है, अब हम बोल रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं किस कमरे में, तो कोई गोली मारने आएगा तो सामने मारेगा ना, यहाँ गोली लगेगी। मरेंगे नहीं मरेंगे इसका फाइनल डिसीजन तो भैया के हाथ में है। लेकिन जो हम बोल रहे हैं, जो हम आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, इस पर कोई गोली चलाएगा, ये तो अक्ष है ना। जैसे दर्पण में आप देखते हैं, मिरर में आप देखते हैं ना, अपना अक्ष तो दिखाई देता है। आप पर गोली चला सकता है कोई, लेकिन आपके अक्ष पर कोई गोली चला के आपको मार सकता है क्या? नहीं। उसको समझिए, जो मीडिया में जाना चाहते हैं उनके लिए है सब्जेक्ट, और जो हैं जिनको आगे काम करना है, क्रिएटिव वर्क करना है, उनके लिए है। ये है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसको हम आपको कोचिंग दे रहे हैं, बिना किसी पैसे के, बिना किसी स्वार्थ के। कोई स्वार्थ नहीं हमारा, केवल एक उद्देश्य है। जन कल्याण पहले भी था और अब भी है। ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान IAS IPS की सर्विस कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे से जॉब्स हैं, लेकिन जो लोग भी चाहते हैं कि हम मीडिया में जाएं, उनसे मैं ये कहूँगा कि मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटे बेटियों, सबके लिए, मेरे ऑल कलीग्स सबके लिए, कि हर पल सीखो, हर कदम पे सीखो। चलो, चलते रहो, आगे देखो कि गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट ना हो, सावधानी बरती है। लेकिन आपकी तीसरी आंख खुल लेनी चाहिए, आगे पीछे तो हो क्या रहा है, कहाँ है। इसी पंच तत्व में ही सब कुछ हो रहा है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। प्रकृति भी जो है वो पंच तत्व में ही है। सृष्टि की रचना भी प्रकृति में है। आध्यात्म की बात जहाँ तक आएगी वो बताएंगे। उसके लिए तो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी को धन्यवाद देंगे। भाई योगी जी ने जो संभल में कार्रवाई की, तो वो नहीं था, क्योंकि कभी न कभी तो इस कलयुग का अंत होगा ही। और ये भी निश्चित है कि ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसमें दो बात नहीं है, दो मत नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये भी नहीं हुआ कि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहेंगे, सभी अनुयायी रहेंगे, राष्ट्र केवल हिंदू हो जाएगा। और एकता तो रहेगी जब सब में है, और है भी, और होनी भी चाहिए। अब दूसरी बात ये आती है कि जो भी काम आपको सौंपा जाए, हाँ एक बात हम आपको जरूर बताएंगे, ये एक अच्छे डायरेक्टर बनना है आपको। किसी भी सीरियल का, फिल्म का, चाहे शॉर्ट फिल्म हो, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको डायरेक्शन देना है, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर
उस कला को जन्म देना पड़ेगा, उसको जागृत करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और जितनी बुराइयां हैं, जितने दोष भरे हैं शरीर में, उनको निकालना पड़ेगा। है कि नहीं? जरूरी है। और दूसरी बात, कभी अहम नहीं आना चाहिए कि हम डायरेक्टर हैं, हमने ये किया। नहीं, लो, कोई भी डायरेक्टर, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमने ये फीचर फिल्म बनाई या शॉर्ट फिल्म बनाई या कुछ भी बनाया, तो उसका श्रेय हमें नहीं जाता है। जाता है, लेकिन पूरा श्रेय नहीं जाता है। श्रेय जाता है पूरी टीम को, क्योंकि जितना काम एक डायरेक्टर का है, उतना काम भी एक स्पॉट बॉय का होता है, जो एक चाय लेके आता है, वो कैमरामैन को देता है, भाई थक गए हुए सर, और दौड़ के सबको पिलाता है। और वही चाय पीते पीते ही एंट्री कर जाता है, फिर वो कैमरामैन के साथ जुड़ता है, फिर ट्रॉली में धक्का देने लगता है, और फिर असिस्टेंट बन के धीरे धीरे एक अच्छा कैमरामैन जाता है। एक अच्छे डायरेक्टर की पकड़ थाकता रहता है, चाय तो पिलाता रहता है वो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? किसी बड़ी फिल्म का डायरेक्शन करने का अवसर मिलना है। आर्टिस्ट को ब्रेक की बात होती है, ब्रेक छोटा हो या बड़ा, ब्रेक मिलना चाहिए, इसको समझिए। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, लंबी दास्तानें किसकी सुनाएंगे आप उनको ले लीजिए। बंगाल, आर्ट कला में जितने लोग बंगाल से आगे बढ़े हैं, शायद और स्टेट से उतने नहीं। अब वहाँ से आप देखिए, मिथुन चक्रवर्ती साहब को लीजिए, क्या बात है। उनको एक फिल्म में केवल एक एंट्री मिली थी, एक ब्रेक मिला था, ये सड़क को क्रॉस करनी है, इस रोड से उस रोड तक जाना है गाड़ी, फ्यू सेकेंड का शॉर्ट्स। वो चाहते रिफ्यूज कर सकते थे, क्यों देते शॉट को, लेकिन वो जीवन का सबसे बड़ा शॉट था वो। जब उन्होंने वो शॉट दिया, उस सड़क पर वो कदम रख रहे थे, स्टेप ले रहे थे, तो उनके अंदर सरस्वती विद्यमान थी। उनका एक एक स्टेप जो आगे बढ़ रहा था, वो उनके कदम का मोमेंट, उनके डांस, और डांस डिस्को डांसर बन गया। तो ब्रेक मिलने की बात है। अनुपम खेर जी को सुन लीजिए, उसके साथ तो मेरा बहुत गहरा संबंध है। मुजफ्फर अली की फिल्म आगमन जो थी, उसमें लोगों ने काम भी किया, और गवर्नमेंट जॉब थी तो इसलिए लंबा काम कर नहीं सकते थे, परमिशन थोड़ी थी, अनुभव था। क्या कलाकार, ब्रेक की बात होती है। अब वो यंग थे, लेकिन कलाकार की कोई एज नहीं होती है। अब देखिए, जीवन में उन्होंने कितना संघर्ष किया, उनकी कहानी अगर सुनी जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। मगर अनुपम तो अनुपम ही है। उनको किरदार मिला सारांश में, मजबूती शायद फिल्म दी है, तो सारांश में उन्होंने एक बुजुर्ग का रोल किया। एज कम थी, लेकिन रोल किया उन्होंने एक बुजुर्ग का। और वो जो रोल उन्होंने, जो किरदार उसमें निभाया, वही किरदार उन्हें आज कहाँ से कहाँ ले गया है कि हम आज भी इंतज़ार करते हैं कौन सी फिल्म आई। भाई सुनो, अनुपम खेर की कौन सी फिल्म आ रही है, तुम ज़रूर देख रहे आते हैं। अब आप लोगों ने एक सवाल मुझसे किया, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इसका जवाब हम पहले दें, फिर अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि आपने योगी जी पर बनी फिल्म देखी थी, योगी जी की फिल्म, उसके बारे में आपको बताएंगे क्या? देखिए, आप डायरेक्शन के बारे में ऐसा बताते हैं, लेकिन कुछ क्रिटिक के तौर पर बताएंगे क्या? आपकी कोशिश तो करूँगा। मैंने फिल्म देखी, और फिल्म देखने के बाद मैं फिर एक बार फिल्म देखने गया। वाकई में उसके राइटर ने, उसके डायरेक्टर ने और डायरेक्टर ने जो भी उस पिक्चर में दिखाया, पूरी रिसर्च के साथ दिखाया, और जितने भी किरदार में थे उसमें सब ने बहुत अच्छा रोल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जहाँ तक क्रिटिक की बात आती तो एक बात तो मेरे जहन में आई, अब उससे आप सहमत हैं कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं सब निकल गया, माफ़ करिए, हमारे दिमाग में आई, मैं तो अहंकार हो रहा है, हमारे दिमाग ये है कि जिसने योगी जी का रोल किया था, बहुत अच्छा रोल किया, इसमें कोई राय नहीं, और डायरेक्टर ने करवाया भी बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें जो
वैसे क्रिटिक बोल रहा हूँ कि जिसने वो किरदार निभाया था उसमें कमी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, ऐसा अगर होता तो मैं किसी डायरेक्टर से उसमें कमी निकालने की हमारे अंदर को ना आदत है, ना हम निकाल सकते हो, ना ये हमारी मैया ने कहा है कि आप किसी से कमी निकालें। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जिन्होंने योगी जी का अनुभव किया था, रोल किया था, किरदार किया था, उनकी हाइट जो थी, योगी जी की उस समय की जो दिखाई गई थी एज, उस समय जो उनकी हाइट थी, वो हाइट का ही कलाकार होना चाहिए था। ये हमारा जो दृष्टिकोण रहा फिल्म देखने के बारे में वो है। मैं किसी फिल्म को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ और ना किसी डायरेक्टर की बात पे मैं कोई प्रशंसा लगा रहा हूँ। बस ये है कि जो हमने अपनी ज़िंदगी में जो अनुभव किया, मैं फिल्म देखने खाली इसलिए नहीं जाता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। फिल्म को देखने का मकसद मेरा कुछ और होता है और मैं तो देखता हूँ ना कि इस कैमरा मैन ने किस तरह शॉट लिया, कैसे मोड लिया, कैसे क्या किया। अब तो सारी फिल्में सब ड्रोन से आती हैं, बहुत इजी बन जाती हैं, फिल्म बहुत जल्दी बन जाती हैं। लेकिन हमारा सिद्धांत क्या है? हमारा सिद्धांत है कि हम रियल लोकेशन में शूटिंग करते हैं। अगर हमें कोर्ट का सीन दिखाना है तो हम ड्रोन से लेकर के स्टूडियो में नहीं करते हैं, हम कोर्ट के अंदर ही करेंगे, हम रियल कोर्ट में जाएंगे। हमने किया अभी पति राष्ट्रीय की बहराइच में शूट किया और हमें कोर्ट में सीन पिक्चराइज किया। हमने परमिशन ली जज से, तो उन्होंने हमें कोर्ट दिया और हमें नाइट शिफ्ट दी, नाइट में आप शूट करिए। हमें कोर्ट में सीन पिक्चराइज किया। तब रियल लोकेशन पर शूटिंग करते हैं और रियल लोकेशन पर शूटिंग करने का मकसद क्या है मेरे साथियों जो मीडिया में चाहते हैं? उसका मकसद ये है कि अपनी तीसरी आँख खोल के रखो, लोकेशन पर शूटिंग करो और 3 नेत्रों के साथ जो तुम्हारे हैंड्स हैं उनको तैयार रखो कि आसपास क्या है, कुछ न कुछ मिलेगा, उसको फिट करो और मौका मिले तो ऑडियो वीडियो के उस्ताद हो, बताएं ज़रूरत नहीं है, इतने से छोटे से माइक सब काम हो जाता है। तो ये है आज का सेकंड एपिसोड यूट्यूब चैनल का, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। मीडिया कर्मी जल थल नभ के पेंशनर्स, जल थल नभ के सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। याद रखिए। जय हिंद, जय भारत। और नौजवानों, एक बात मत भूलो, कहीं भी रहो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो।